गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएं शुरू कर चुके हैं और जिसमें नियमित रूप से हमारी क्लासेस लग रही हैं, जिसमें अविकारी शब्द के कुल 7 लेक्चर हम पढ़ चुके थे और हमने 8वां लेक्चर अविकारी शब्द शुरू कर दिया था। तो बच्चों, जो अविकारी शब्द हमने पढ़ा था उसमें हमने अविकारी शब्द की परिभाषा, साथ ही साथ क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद हैं, इनकी समस्त जानकारी ले ली थी। हम क्रिया विशेषण में पढ़ चुके थे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों, इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है। तो बच्चों, 2 भेद हम इसके पढ़ चुके थे। अब आज जो हम भेद पढ़ेंगे वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमारा तीसरा भेद जो क्रिया विशेषण का है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों, रीति का तात्पर्य होता है कोई तरीका। अब तरीका का मतलब है कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें हम उस व्यक्ति की क्रिया का ध्यान कर सकें। अब जैसे कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलता है, तो जल्दी जल्दी बोलता है तो जल्दी बोलने का मतलब है कि वो उसकी रीति है, मतलब डबल शब्द। कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई जोर जोर से हंसता है, कोई धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या है, ये रीति है। तो क्रिया की जो रीति है अर्थात क्रिया के घटित होने का तरीका, जो वास्तव में किसी संज्ञा से जुड़ा है। कोई भी संज्ञा पद यदि किसी कार्य का कोई तरीका दिखा रहा है तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। तो रीति का अर्थ है कोई तरीका या कार्य करने की विधि। तो जो शब्द क्रिया की रीति या विधि, रीति या विधि, जो शब्द क्रिया की रीति या विधि की ओर संकेत करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि की ओर संकेत करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कैसे रीति, मैंने आपको बता दिया, वह जोर जोर से हंसता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये जो उसका बोलने का, हंसने का तरीका है, ये उसकी रीति की ओर संकेत करता है। उदाहरण देखिए, वह जोर जोर से हंसता है।
अब जोर जोर से, ये क्या है उसकी, ये उसकी रीति है। तो यहाँ रीति को समझना है कि रीति किसे कह रहा है, कि वो जोर जोर से हंसता है। वहीं दूसरा शब्द यदि हम सुने तो दूसरा है वह जल्दी जल्दी बोलता है। बालक जल्दी जल्दी बोलता है। अब बालक कैसे बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, तो बालक के बोलने का तरीका है उसकी रीति। तो बच्चों स्पष्ट हो गया होगा कि रीतिवाचक जो है उसका मतलब है किसी क्रिया की रीति यानी उसका तरीका। अब बात करते हैं हम चौथे भेद की। चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? बच्चों हम विशेषण में पढ़ चुके हैं कि परिमाण का क्या मतलब होता है। आप अच्छे से जानते हैं, आपने विशेषण पढ़ा है कि परिमाण का क्या मतलब होता है। परिमाण का मतलब होता है बच्चों किसी का मापतोल। अब मापतोल का मतलब है कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा। इस तरह के शब्द जो होंगे वो किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। तो क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि परिमाणवाचक क्या है। परिभाषा देखिए इसकी, क्रिया के परिमाण या मापतोल का बोध कराने वाले शब्दों, क्रिया के परिमाण या मापतोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो क्रिया के परिमाण का यानी मापतोल का बोध करा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि कैसे हम उसका उदाहरण कैसे मानेंगे। तो उदाहरण के तौर पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कैसे, कि आपको किस तरह से समझना है कि परिमाणवाचक क्या है। तो परिमाणवाचक है आपका कि परिमाण का मतलब हो गया उसकी मात्रा, कि वह कम बोलता है, वह अधिक बोलता है, ये ज़्यादा बोलता है, थोड़ा बोलता है। इस तरह के जो शब्द आएंगे वो किसको इंगित करेंगे, परिमाण को इंगित करेंगे। अब उदाहरण देखिए कैसे। उदाहरण है राधा कम बोलती है। राधा कम बोलती है। अब कम शब्द जो है
वो किसको इंगित कर रहा है? उसके परिमाण को इंगित कर रहा है। किसको इंगित कर रहा है? परिमाण को। तो कम बोलना यानी थोड़ा बोलना। अब वही दूसरा उदाहरण देखिए, सुशीला थोड़ा हंसी। अब थोड़ा सा हंसी, तो थोड़ा शब्द जो है वो यहाँ किसको इंगित कर रहा है? उसके परिमाण को। हंसना की विशेषता हो गई है। तो ये ध्यान देना है कि बोलने की विशेषता कम तो ये रीति है, हंसने की विशेषता थोड़ा तो ये रीति है। तो क्रिया में जहाँ उसकी परिमाण का बोध हो, कम थोड़ा, तो ये रीति होते हुए भी किसका बोध करा रहे हैं? उसकी मात्रा का। तो ये जो मात्रा है, ये मात्रा ये बता रही है कि वो माप तोल से संबंधित है। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसका मतलब है कि कम, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, इस तरह के शब्द जो हैं वो किसकी ओर इंगित करेंगे? क्रिया के माप तोल की ओर इंगित करेंगे। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे इसका पांचवा भेद। और पांचवा भेद क्या है बच्चों? हमने चौथा भेद पढ़ लिया। चौथा भेद था परिमाणवाचक, तीसरा भेद था रीतिवाचक। अब हम पढ़ेंगे स्वीकारवाचक और निषेधवाचक। अब हमारा जो अगला भेद है वो अगला भेद क्या है? स्वीकारवाचक। स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। अब स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है। स्वीकार का मतलब स्वीकार करना। कैसे स्वीकार करना? हाँ, अवश्य, सहमति देना। तो क्रिया की सहमति से संबंधित शब्द जो क्रिया की सहमति बताएं, उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? जो शब्द क्रिया की सहमति, जो शब्द क्रिया की स्वीकृति, जो शब्द क्रिया की स्वीकृति प्रदर्शित करें, स्वीकृति दिखाएं, उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब स्वीकारवाचक में जो शब्द क्रिया की स्वीकृति दिखाएं, उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कैसे, कि ये स्वीकारवाचक क्यों कहा गया? इसको स्वीकारवाचक इसलिए कहा गया कि जैसे किसी ने कहा हाँ मैं कल आऊँगा, तो ये हाँ शब्द जो है ये स्वीकार के लिए है। हाँ मैं कल आऊँगा। अब यहाँ हाँ शब्द जो है वो हाँ शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? स्वीकार की ओर। तो ऐसे शब्द कि जो स्वीकृति प्रदान करें क्रिया के लिए,
तो जो क्रिया के लिए स्वीकृति प्रदान करें उन्हें हम किस में रखेंगे? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे, जो शब्द क्रिया की स्वीकृति दे रहे हैं। तो देखिए, हाँ मैं कल आऊँगा, तो ये हाँ शब्द उसकी स्वीकृति के लिए है, तो इसे हमने किस में रखा है? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम अवश्य जाओगी, तुम अवश्य जाओगी। अब ये जो अवश्य शब्द है ये किसके लिए है? स्वीकार के लिए। तो इस तरह से जहाँ क्रिया की स्वीकृति दर्शाई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। ठीक इसी प्रकार जो इसका छठा भेद है, वो छठा भेद क्या है बच्चों? अब लास्ट है निषेधवाचक, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, आपकी बोर्ड पर तीसरा ऊपर लिखा हुआ है, फिर चौथा है परिमाणवाचक, उसके बाद पांचवा है स्वीकारवाचक और छठा है निषेधवाचक। तो इस तरह से लास्ट आपकी जो क्रिया का विशेष भेद है वो है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब निषेधवाचक क्रिया विशेषण क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, निषेध यानी मना करना। तो क्या हुई इसकी परिभाषा कि क्रिया के जो शब्द क्रिया में निषेध को प्रदर्शित करें। परिभाषा क्या हुई बच्चों इसकी? निषेधवाचक की परिभाषा हुई परिभाषा। अब देखिए परिभाषा क्या है इसकी? क्रिया के निषेध, क्रिया के निषेध या क्रिया के निषेध या इनकार को दर्शाने, क्रिया के निषेध या इनकार को दर्शाने वाले शब्द निषेधवाचक शब्द निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब निषेधवाचक क्रिया विशेषण कैसे? क्रिया के निषेध या इनकार को दर्शाने वाले शब्द जो हैं वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं बच्चों, ये ध्यान देना है आपको कि निषेध कैसे है। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अब यहाँ मत शब्द जो है बच्चों ये इनकार को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? इनकार, यानी कि मनाही। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि किस तरह से इनकार किया है उन्होंने कि आपको वहाँ नहीं जाना है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए, जैसे इसमें कैसे शब्द आएंगे? नहीं, मत, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, इस तरह से आपको लेना है।
वह कदापि नहीं मानेगा। अब ये जो शब्द हैं ये किसको बता रहे हैं? ये निषेध को बता रहे हैं, यानी इनकार को दर्शा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से जो शब्द क्रिया के निषेध को प्रकट करे उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हमने कुल मिलाकर जो आज पढ़ा वो है क्रिया विशेषण के 4 भेद। बच्चों 2 भेद हम पहले पढ़ चुके थे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि क्रिया के जो 6 भेद थे वो थे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। तो हम जो शुरू से हमने पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि कालवाचक में हमने क्रिया के समय का बोध प्राप्त किया, वहीं स्थान में हमने क्रिया के स्थान का बोध प्राप्त किया। तो स्थान के बोध का तात्पर्य है कि वहाँ, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, इस तरह के शब्द क्रिया के स्थान को इंगित करेंगे। वहीं हमने जो रीतिवाचक में पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जो शब्द क्रिया की रीति या विधि की ओर संकेत करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह जोर जोर से हंसता है, बालक जल्दी जल्दी बोलता है, तो ये उसके रीति का तरीका है। ठीक इसी तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि क्रिया के परिमाण या मापतोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे राधा कम बोलती है, सुशीला थोड़ा हंसती है, वह जोर से बोलता है, तो इस तरह से ये उसके मात्रा का बोध है। फिर हमने पढ़ा बच्चों स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। तो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि जो शब्द क्रिया की स्वीकृति दिखाएं उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनमें कैसे शब्द होते हैं? हाँ, अवश्य, यद्यपि, बिल्कुल, इस तरह से जो जोड़ जोड़ के शब्द बनते हैं जिनसे ये सहमति प्रकट हो कि आप किसी बात की सहमति दे रहे हैं। हाँ मैं कल आऊँगा, तो हाँ शब्द जो है वो आने की स्वीकृति है। ठीक इसी प्रकार तुम अवश्य जाओगी, तो अवश्य शब्द जो है वो स्वीकृति है। तो स्वीकार करना, स्वीकृति देना या दर्शाना, इस तरह के जो शब्द हैं वो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। ठीक इसी प्रकार जो अंतिम क्रिया का भेद है, क्रिया विशेषण का भेद, वो भेद क्या है कि निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जैसे स्वीकारवाचक है, ठीक इसी प्रकार से निषेधवाचक क्रिया विशेषण भी क्रिया विशेषण का भेद है, जिसके अनुसार क्रिया के निषेध या इनकार को दर्शाने वाले शब्द निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया के निषेध या इनकार को, अब कैसे? वहाँ मत जाओ, वह कदापि नहीं मानेगा, वह नहीं आएगा, इस तरह से जो इनकार वाले शब्द हैं उनको हम किस में रखते हैं? निषेधवाचक क्रिया विशेषण में रखते हैं। तो बच्चों हमने आज अपना क्रिया विशेषण पूरा कर लिया। अब इसके अलावा बच्चों अभी आपके अविकारी शब्दों में 3 शब्द बाकी हैं, और वो 3 शब्द क्या हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो बच्चों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये तीनों ही शब्द जो हैं अविकारी शब्द हैं और इनका लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम बच्चों ये अविकारी शब्द क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें क्या परिवर्तन होता है। आपने आज जितने भी ये शब्द मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, आप उन शब्दों को ध्यान से देखिए। वो जितने अंडरलाइन शब्द हैं वो सारे अंडरलाइन शब्द ये बता रहे हैं कि उन्हें आप किसी भी लिंग, किसी भी वचन के साथ लगाएंगे तो वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने जो क्रिया विशेषण में शब्द पढ़े, इनको अविकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते हैं। तो बच्चों अब जो बाकी के 3 शब्द हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य नोट कीजिए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप जब अंतर करेंगे तो दोनों की परिभाषा आ जाएंगी और दोनों के उदाहरण आएंगे। बाकायदा लाइन खींचकर आप दोनों तरफ लिखेंगे और अंतर स्पष्ट करेंगे।
ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखिए, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण और निषेधवाचक क्रिया विशेषण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में परिभाषा और उदाहरण लिखकर अंतर स्पष्ट करना है। अगले लेक्चर में हम बाकी के अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। धन्यवाद।